प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा में कुल 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 60 अंकों के 60 प्रश्न साइंस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। फिजिक्स से 20 अंकों के 20 प्रश्न, केमिस्ट्री से 20 अंकों के 20 प्रश्न और बायोलॉजी से 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। आज हम बायोलॉजी से 20 अंकों के 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जीर्ण अर्थात वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? इसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। यदि आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा तो हमने जेरेंटोलॉजी के बारे में विस्तृत चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? मिट्टी अर्थात सॉइल से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मृदा अर्थात मिट्टी, निर्माण और प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय अर्थात वेदरिंग से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यदि आपने हमारा पिछले वीडियो देखा होगा तो हमने अस्थियों के अध्ययन की जो शाखा है ऑस्टियोलॉजी, इस पर भी विस्तृत चर्चा की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों एवं हड्डियों का अध्ययन, ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन, जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? दिए गए ऑप्शन है पार्थक्य, प्राकृतिक वर्ण, उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, उत्परिवर्तन। क्या आंसर है? उत्परिवर्तन। प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा एक सजीव जीवों की नई प्रजाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? उत्परिवर्तन। इसकी व्याख्या देखते हैं। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए में चेंज होने की प्रक्रिया, इसे ही हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। इन जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। जो अभी हम मनुष्य हैं, हमारे पूर्वज कौन थे पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है जावा मनुष्य, क्रोमैग्नान मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पैकिंग मनुष्य। इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमैग्नान मनुष्य आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। क्रोमैग्नान मनुष्य के बारे में कुछ दिया है। क्रोमैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रोमैग्नान का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर अर्थात 6 फुट लंबा तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी, अर्थात मस्तिष्क की क्षमता 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। ये जानकारी दिया है क्रोमैग्नान के बारे में, जो हमारा सीधा पूर्वज माना जाता है। अगला प्रश्न है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में आता है? ये जो शब्द है डेनिसोवन,
ये समाचार पत्रों में किस माध्यम में आता है पूछा गया है, यानी कि किन कारणों से आता है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म है इसलिए आता है समाचार पत्रों में। एक आदिमानव जाति की स्पीसीज है, क्या इसलिए आता है समाचार पत्रों में। पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र है, क्या इसलिए आता है समाचार पत्रों में। या भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प है इसलिए आता है। इसका आंसर है यह एक आदि मानव जाति स्पीसीज है, इसलिए कभी कभी समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे सामने दिखाई देता है। क्या नाम, डेनिसोवन। ठीक है, डेनिसोवन के बारे में कुछ तथ्य दिया गया है। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। कहाँ की गुफा से, साइबेरिया की गुफाओं से 2010 में इसके अवशेष प्राप्त हुए थे। तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि हुई थी और इसकी घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन का लगभग 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। प्लाइस्टोसीन का जो काल है वह लगभग कितने समय पूर्व का है, 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। इस समय का है यह अस्थि। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जाता है। अर्थात डेनिसोवन जो है वो होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक एक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव की प्रजाति मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पंछी, जुरेसिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक तथा जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप। जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पंछी है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स की व्याख्या देखें तो हमें पता चलता है आर्कियोप्टेरिक्स लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। जो आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म जो है वो 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। इसे संयोजक माना जाता है, अर्थात जोड़ने वाला माना जाता है सरीसृपों और पंछियों को, अर्थात सरीसृपों और पंछियों के बीच की कड़ी माना जाता है। इसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत और अग्रपादों की उंगलियों पर पंजे थे। ठीक है, फिर भी यह पंछी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास एवोल्यूशन को सिद्ध करता है। तो जैव विकास को सिद्ध करने वाले जंतुओं में आर्कियोप्टेरिक्स का नाम आता है। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक संयोजक या योजक कड़ी है। ऊपर हमने आर्कियोप्टेरिक्स की व्याख्या में देखा यह सरीसृप और पंछी के बीच एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है या योजक कड़ी है। सरीसृप और पंछी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन आप मुझे कमेंट में दीजिए। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे। सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पंछी, पैलियोजोइक एम्फीबियन या मिसोजोइक सरीसृप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिसोजोइक सरीसृप थे डायनासोर। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मिसोजोइक महाकल्प में थे। किस समय थे ये, मिसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों
ट्रायसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष का, जुरैसिक कल्प 5.3 करोड़ वर्ष का और क्रिस्टेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष का में बांटा गया है। अर्थात जो मध्यजीव महाकल्प की जो समय है इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3.8 करोड़ वर्ष का जो समय है उसे ट्रायसिक कल्प में बांटा गया है। 5.7 करोड़ का जो वर्ष है उसे जुरैसिक कल्प में बांटा गया है और 7 करोड़ का जो समय है, 7 करोड़ वर्ष का जो समय है उसे क्रिस्टेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिस्टेशियस में डायनासोर, पुष्पीय पादपों, स्तनियों का विकास होता रहा, ठीक है, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। कितने प्रतिशत जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई? 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। अगला प्रश्न है डायनासोर किस समय रहे? ऊपर की प्रश्न की व्याख्या में हमने देखा है डायनासोर किस समय रहे थे। डायनासोर मीसोजोइक युग में रहे थे और मीसोजोइक युग को 3 समय में बांटा गया है। ये ऊपर की प्रश्न की व्याख्या में हमने इसके बारे में चर्चा की है। जीवों के विकास अर्थात एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क। क्या ये अनुक्रम सही है जीवों के विकास के एवोल्यूशन का? कहा गया है ऑक्टोपस के बाद डॉल्फिन बना और डॉल्फिन के बाद शार्क बना। क्या ये अनुक्रम सही है? अगला ऑप्शन है पेंगोलिन और पेंगोलिन के बाद कच्छप और कच्छप के बाद क्या बाज बना, ये कहा गया है। इसी तरह सैलमेंडर के बाद अजगर बना और अजगर के बाद कंगारू बना। क्या ये अनुक्रम सही है पूछा गया है। और अंतिम ऑप्शन है क्या मेढक के बाद केकड़ा बना और केकड़ा के बाद झींगा बना। बनने का मतलब है क्या ये उत्परिवर्तन के माध्यम से इसमें ऐसे परिवर्तन आए होंगे कि मेढक के बाद केकड़ा बना होगा और केकड़ा के बाद झींगा बना होगा, ठीक है। इस तरह के विकास क्रम के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर है जीवों के विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इसका आंसर है सैलामेंडर के बाद अजगर बना और अजगर के बाद कंगारू बना। ये हमारा आंसर सही है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। व्याख्या में क्या दिया है, सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ये खैर इसका उपयुक्त तो व्याख्या नहीं है, लेकिन क्या है परिवर्तन ऐसे हुआ है सैलामेंडर में परिवर्तन के बाद अजगर बना और अजगर में परिवर्तन के बाद या उत्परिवर्तन के बाद कंगारू बना। और उत्परिवर्तन कई सालों से लेकर कई सौ साल का समय लेता है। अगला प्रश्न है जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। सबसे अधिक संख्या किसकी है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। किसकी है सबसे अधिक संख्या? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कीटों की है सबसे अधिक संख्या। इसकी व्याख्या देखते हैं। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों अर्थात इंसेक्ट्स की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों 15 लाख से अधिक कुल ज्ञात जातियां हैं। इसमें से सर्वाधिक जातियां 10 लाख से अधिक कीटों की है। जंतु जल, स्थल, वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु जो बैक्टीरिया है उसे कैसे देखा जा सकता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है खाली आंखों द्वारा, कंपाउंड खुरदूरबीन द्वारा, ये माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा, हैंडलेस द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं को अर्थात बैक्टीरिया को देखा जा सकता है।
जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव है। इनकी लंबाई सामान्यतः 0.5 से 5 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 0.5 mm अर्थात मिलीमीटर या अधिक लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना, कुछ में तो 4000 गुना बड़ा कर दिखाने की क्षमता होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन दिया है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। कुछ जीवाणु अपना, जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ये अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जीवाणु में हरित लवक पाया जाए भोजन संश्लेषित करने के लिए। ये जीवाणु अलग अलग टाइप से अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। तो ए सही है, कारण गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही और आर गलत होना चाहिए, ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी अर्थात हेट्रोस्ट्रोफिक तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु दो प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणु में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। कुछ जीवाणु में पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंगद्रव्य होते हैं, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। ये जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर आते हैं, बिल्कुल गलत है। बैक्टीरिया के बारे में पूछा गया है, वायरस के बारे में नहीं पूछा गया है। अगर ये वायरस के बारे में पूछा होता तो जीवित एवं मृत की सीमा रेखा के बीच आते हैं, ये सही होता। ये वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये भी गलत है। ये फूल देने वाली एवं फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होता है, ये भी गलत है। बैक्टीरिया के बारे में बात हो रहा है तो फूल पत्ती कहाँ से आ गया? इस उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो सबसे सरल, अति सूक्ष्म, एक कोशी, आद्य अर्थात प्रिमिटिव जीव है, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा गया है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इसका जो अध्ययन है वो जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, कौन सा है पूछा गया। स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरियोफेज है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा है वह सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में क्या है, समर्थ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। अगला प्रश्न भी कथन और कारण वाला है, ठीक है, कथन और कारण वाला है, ठीक है। ये पहला कथन है अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। अमीबा विभंजन अर्थात ये एक पार्ट रहेगा तो इसको एक पार्ट ब्रेक होकर दो पार्टों में टूट जाएगा और फिर क्या करेगा, जनन की क्रिया करेगा, अर्थात ये टूटकर ये अलग अमीबा बन जाएगा और ये अलग अमीबा बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की जनन प्रक्रिया होती है किसमें, अमीबा में। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। कारण क्या दिया है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, ये भी सही हो गया, ठीक। तो कथन और कारण दोनों सही हो गया और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्याख्या क्या दिया हुआ है, अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। द्विखंडन का मतलब है ये एक अमीबा है, ये दो टुकड़ों में बट जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये एक अलग अमीबा बनेगा और ये एक अलग अमीबा बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये जनन करता है। सभी प्रायः सभी कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, जीवाणु पर, कवक पर और विषाणु पर, ठीक है।
उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल तरीके से किसे संवर्धित या विकसित किया जा सकता है पूछा गया है। और क्या है? जीवाणु है, कवक है, विषाणु है। हमें क्या ज्ञात करना है? कृत्रिम आर्टिफिशियल संश्लेषण द्वारा संवर्धित किया जा सकता है किन्हें? तो किन्हें संवर्धित किया जा सकता है? पहला और दूसरा को, ठीक है, जीवाणु को और कवक को, ठीक है। इसे कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल रूप से संवर्धित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, वायरस को नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जीवाणु और कवक को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल रूप से संवर्धित किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है, लेकिन विषाणु अर्थात वायरस को नहीं किया जा सकता। इसकी व्याख्या देखते हैं। कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम में बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। शोधकर्ता ने एशेरिचिया कोलार्ड बैक्टीरिया के डीएनए का पुनः लेखन किया अर्थात डिकोड किया है इसे पुनः। कवक को भी कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जैसे पोटैटो डेक्स्ट्रोज एगर एवं सेबोराड डेक्स्ट्रोज एगर। ये दोनों कवक हैं जिन्हें कृत्रिम रूप से संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया गया था। विषाणु में स्वयं की उपापचयी मशीनरी के अभाव के कारण इन्हें कृत्रिम रूप से संवर्धित नहीं किया जा सकता, अर्थात जीवाणु में स्वयं की उपापचय अर्थात पाचन की क्रिया नहीं होती। ये किसी होस्ट के शरीर में ही अपना पाचन की क्रिया करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को कैसे रखते हैं? वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, या वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु कैसे होते हैं? गर्म रुधिर वाले जंतु हमेशा एक सा बनाए रखते हैं अपने शरीर के तापक्रम को, ठीक है। अपने शरीर की जो तापक्रम है वो गर्म रुधिर वाले जंतु हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करते हैं। समतापी अर्थात होम्योथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पंछी अर्थात बर्ड स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य मछली, उभयचर अर्थात मेढक, सरीसृप अर्थात सांप वगैरह इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।